अजान चाह का एक धम्म टॉक सम्मा समाधि एक्टिविटी के भीतर डिटैचमेंट भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल को देखिए। अपनी खुद की प्रैक्टिस में और अपने शिष्यों को सिखाने के तरीकों में, दोनों में ही वह एक आदर्श थे। भगवान बुद्ध ने अहंकार को दूर करने के लिए प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को एक कुशल साधन के रूप में सिखाया। वह हमारे लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। उस टीचिंग को सुनने के बाद हमें खुद को आगे सिखाना होगा, अपने लिए प्रैक्टिस करनी होगी। रिजल्ट्स यहीं उत्पन्न होंगे, न कि टीचिंग में। भगवान बुद्ध की टीचिंग हमें केवल धम्म की एक शुरुआती अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने में मदद कर सकती है, लेकिन धम्म अभी तक हमारे दिलों में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, हमने अभी तक खुद को नहीं सिखाया है। धम्म प्रैक्टिस से ही उत्पन्न होता है। यदि आप इसे जानते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस के माध्यम से जानते हैं। यदि आपको इस पर डाउट है, तो आपको प्रैक्टिस पर डाउट है। मास्टर्स की टीचिंग सच हो सकती है, लेकिन केवल धम्म को सुनने से हम इसे रियलाइज नहीं कर सकते। टीचिंग केवल रियलाइज करने का रास्ता दिखाती है। धम्म को रियलाइज करने के लिए हमें उस टीचिंग को अपने दिलों में उतारना होगा। जो हिस्सा शरीर के लिए है, उसे हम शरीर पर लागू करते हैं। जो हिस्सा स्पीच के लिए है, उसे हम स्पीच पर लागू करते हैं। और जो हिस्सा माइंड के लिए है, उसे हम माइंड पर लागू करते हैं। इसका मतलब यह है कि टीचिंग सुनने के बाद हमें उस धम्म को जानने के लिए, उस धम्म का रूप बनने के लिए खुद को आगे सिखाना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो लोग केवल दूसरों पर विश्वास करते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक कि वह धम्म के साथ एक न हो जाए, जब तक कि वह दूसरों से स्वतंत्र होकर खुद पर कॉन्फिडेंस न पाले। एक अवसर पर जब आदरणीय सारिपुत्र भगवान बुद्ध के चरणों में सम्मानपूर्वक बैठे धम्म सुन रहे थे, तो भगवान बुद्ध उनकी ओर मुड़े और पूछा, सारिपुत्र, क्या आप इस टीचिंग पर विश्वास करते हैं? आदरणीय सारिपुत्र ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अभी तक इस पर विश्वास नहीं करता। अब यह एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। आदरणीय सारिपुत्र ने सुना और उन्होंने ध्यान दिया। जब उन्होंने कहा कि वह अभी तक विश्वास नहीं करते हैं, तो वह लापरवाह नहीं थे, वह सच बोल रहे थे। उन्होंने केवल उस टीचिंग पर ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने अभी तक इसके बारे में अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की थी। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि वह अभी तक विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वह वास्तव में विश्वास नहीं करते थे। ये शब्द लगभग ऐसे लगते हैं जैसे आदरणीय सारिपुत्र रूढ़ हो रहे थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उन्होंने सच बोला और भगवान बुद्ध ने इसके लिए उनकी प्रशंसा की। बहुत अच्छा सारिपुत्र। एक ज्ञानी व्यक्ति आसानी से विश्वास नहीं करता। उसे विश्वास करने से पहले विचार करना चाहिए। किसी विश्वास में कन्विक्शन कई फॉर्म ले सकता है। एक फॉर्म धम्म के अनुसार तर्क करता है, जबकि दूसरा फॉर्म धम्म के विपरीत होता है। यह दूसरा तरीका लापरवाह है। यह एक मूर्खतापूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, मिच्छादिट्ठी, रॉन्ग व्यू है। इसमें कोई किसी और की नहीं सुनता। ब्राह्मण दीघनक के एग्जाम्पल को देखिए। यह ब्राह्मण केवल खुद पर विश्वास करता था, वह दूसरों पर विश्वास नहीं करता था। एक समय जब भगवान बुद्ध राजगृह में विश्राम कर रहे थे, दीघनक उनकी टीचिंग सुनने गया। या आप कह सकते हैं कि दीघनक भगवान बुद्ध को सिखाने गया था, क्योंकि वह अपने खुद के व्यूज को व्यक्त करने पर आमादा था। मेरा यह व्यू है कि मुझे कुछ भी सूट नहीं करता, यह उसका व्यू था। भगवान बुद्ध ने दीघनक का व्यू सुना और फिर उत्तर दिया, ब्राह्मण, आपका यह व्यू भी आपको सूट नहीं करता। जब भगवान बुद्ध ने इस तरह से उत्तर दिया, तो दीघनक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। भगवान बुद्ध ने कई तरीकों से समझाया, जब तक कि ब्राह्मण समझ नहीं गया। वह विचार करने के लिए रुका और देखा, हम मेरा यह व्यू सही नहीं है। भगवान बुद्ध का उत्तर सुनकर ब्राह्मण ने अपने अहंकारी व्यूज को छोड़ दिया और तुरंत सच को देख लिया। वह उसी समय बदल गया, पूरी तरह से मुड़ गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना हाथ उल्टा कर ले। उसने भगवान बुद्ध की टीचिंग की इस प्रकार प्रशंसा की, तथागत की टीचिंग को सुनकर
मेरा माइंड प्रकाशित हो गया, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में रहने वाला कोई प्रकाश को देख ले। मेरा माइंड एक उलटे हुए बर्तन की तरह है जिसे सीधा कर दिया गया हो, एक ऐसे आदमी की तरह जो खो गया था और उसे रास्ता मिल गया हो। अब उस समय उसके माइंड के भीतर, उस माइंड के भीतर जिसे सीधा किया गया था, एक निश्चित ज्ञान उत्पन्न हुआ। रॉन्ग व्यू गायब हो गया और राइट व्यू ने उसकी जगह ले ली। अंधेरा गायब हो गया और प्रकाश उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि ब्राह्मण दीघनक वह था जिसने धम्म की आंख खोल ली थी। पहले दीघनक अपने खुद के व्यूज से क्लिंग करता था और उन्हें बदलने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उसने भगवान बुद्ध की टीचिंग सुनी, तो उसके माइंड ने सच देखा। उसने देखा कि उन व्यूज से उसकी क्लिंगिंग गलत थी। जब राइट अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हुई, तो वह अपनी पिछली अंडरस्टैंडिंग को गलत के रूप में देखने में सक्षम हो गया। इसलिए उसने अपने एक्सपीरियंस की तुलना अंधेरे में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति से की जिसे प्रकाश मिल गया हो। यह ऐसा ही है। उस समय ब्राह्मण दीघनक ने अपने रॉन्ग व्यू को पार कर लिया। अब हमें इस तरह बदलना होगा। डिफाइलमेंट्स को छोड़ने से पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हमें सही तरीके से प्रैक्टिस करना और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। पहले हम सही या अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करते थे और फिर भी हम सोचते थे कि हम वैसे ही सही और अच्छे थे। जब हम वास्तव में मामले को देखते हैं, तो हम खुद को सीधा कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपना हाथ उल्टा कर ले। इसका मतलब यह है कि वन हु नोज या विजडम माइंड में उत्पन्न होता है, ताकि वह चीजों को नए सिरे से देख सके। एक नई तरह की अवेयरनेस उत्पन्न होती है। इसलिए साधकों को इस जानने वाले को विकसित करने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे हम बुद्धो वन हु नोज कहते हैं, अपने माइंड में। मूल रूप से वन हु नोज वहां नहीं होता है। हमारा ज्ञान स्पष्ट, सच्चा या पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए यह ज्ञान माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन फिर यह माइंड इस अवेयरनेस के परिणाम स्वरूप बदल जाता है या उलट जाता है, जिसे विजडम या इंसाइट कहा जाता है, जो हमारी पिछली अवेयरनेस से कहीं अधिक है। वह पिछला वन हु नोज अभी तक पूरी तरह से नहीं जानता था और इसलिए हमें हमारे लक्ष्य तक लाने में असमर्थ था। इसलिए भगवान बुद्ध ने भीतर देखने की शिक्षा दी। ओपनाई को भीतर देखो, बाहर मत देखो। या यदि आप बाहर देखते हैं तो भीतर देखो, ताकि उसमें कारण और प्रभाव को देख सको। सभी चीजों में सच की तलाश करो, क्योंकि बाहरी ऑब्जेक्ट्स और भीतरी ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस एक निश्चित प्रकार की अवेयरनेस को विकसित करना है, जब तक कि यह हमारी पिछली अवेयरनेस से मजबूत न हो जाए। यह माइंड के भीतर विजडम और इंसाइट उत्पन्न करने का कारण बनता है, जिससे हम माइंड के काम करने के तरीके, माइंड की भाषा और सभी डिफाइलमेंट्स के तरीकों और साधनों को क्लियरली जान पाते हैं। भगवान बुद्ध, जब उन्होंने पहली बार मुक्ति की तलाश में अपना घर छोड़ा था, तो शायद वास्तव में श्योर नहीं थे कि क्या करना है। बिल्कुल हमारी तरह उन्होंने अपनी विजडम विकसित करने के कई तरीके आजमाए। उन्होंने उद्दक रामपुत्र जैसे शिक्षकों की तलाश की, वहां जाकर मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। बाएं पैर पर दायां पैर, बाएं हाथ पर दायां हाथ, शरीर सीधा, आंखें बंद, हर चीज की लेटिंग गो करते हुए, जब तक कि वह एब्जॉर्प्शन समाधि के एक उच्च लेवल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो गए। लेकिन जब वह उस समाधि से बाहर आए, तो उनकी पुरानी सोच सामने आ गई और वह पहले की तरह ही उससे जुड़ जाते। यह देखकर वह जान गए कि विजडम अभी तक उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक सच तक नहीं पहुंची थी। यह अभी भी अधूरी थी, अभी भी कमी थी। यह देखकर उन्होंने फिर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की कि यह अभी तक प्रैक्टिस का सार नहीं था। लेकिन उन्होंने एक नए शिक्षक की तलाश करने के लिए उस जगह को छोड़ दिया। जब भगवान बुद्ध ने अपने पुराने शिक्षक को छोड़ा, तो उन्होंने उनकी निंदा नहीं की। उन्होंने वैसा ही किया जैसा एक मधुमक्खी करती है, जो पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना फूल से रस लेती है।
भगवान बुद्ध फिर आलार कालाम के साथ अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े और समाधि की एक और भी उच्च स्टेट प्राप्त की। लेकिन जब वह उस स्टेट से बाहर आए तो बिंबा और राहुल फिर से उनके विचारों में वापस आ गए। पुरानी यादें और फीलिंग्स फिर से सामने आ गईं। उनमें अभी भी वासना और इच्छा थी। भीतर की ओर विचार करते हुए उन्होंने देखा कि वह अभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए उन्होंने उस शिक्षक को भी छोड़ दिया। उन्होंने अपने शिक्षकों को सुना और उनकी टीचिंग्स का पालन करने की पूरी कोशिश की। वह लगातार अपनी प्रैक्टिस के परिणामों का सर्वेक्षण करते थे। उन्होंने केवल चीजें नहीं की और फिर उन्हें किसी और चीज के लिए छोड़ दिया। यहां तक कि जब तपस्या से जुड़ी प्रैक्टिसेस की बात आई तो उन्हें आजमाने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि तब तक भूखा रहना जब तक कि कोई लगभग कंकाल न बन जाए केवल शरीर का मामला है। शरीर कुछ नहीं जानता है। उस तरह से प्रैक्टिस करना वास्तविक चोर को नजरअंदाज करते हुए एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी देने जैसा था। जब भगवान बुद्ध ने वास्तव में मामले को देखा तो उन्होंने देखा कि प्रैक्टिस शरीर की चिंता नहीं है, यह माइंड की चिंता है। अतकिलमथानु योगो यानी स्वयं को कष्ट देना। भगवान बुद्ध ने इसे आजमाया था और पाया था कि यह शरीर तक ही सीमित था। वास्तव में सभी बुद्ध माइंड में एनलाइटेंड होते हैं, चाहे वह शरीर के संबंध में हो या माइंड के। बस उन सभी को एक साथ अनित्य, अपूर्ण और बिना मालिक के रूप में एक तरफ कर दें। अनिच्छम, दुखम और अनत्ता वे केवल नेचर की स्थितियां हैं। वे सहायक फैक्टर्स के आधार पर उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के लिए मौजूद रहते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। जब उचित परिस्थितियां होती हैं तो वे फिर से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद वे कुछ समय के लिए मौजूद रहते हैं, फिर एक बार और समाप्त हो जाते हैं। ये चीजें एक सेल्फ, एक बीइंग, एक हम या एक वे नहीं है। वहां कोई नहीं है, बस फीलिंग्स हैं। हैप्पीनेस का कोई अपना सेल्फ नहीं है, दुख का कोई अपना सेल्फ नहीं है। कोई सेल्फ नहीं पाया जा सकता है। वहां बस नेचर के तत्व हैं जो उत्पन्न होते हैं, मौजूद रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। वे परिवर्तन के इस निरंतर साइकिल से गुजरते हैं। मनुष्यों सहित सभी प्राणी एराइजिंग को अपने रूप में, एग्जिस्टेंस को अपने रूप में और सेसेशन को अपने रूप में देखने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार वे हर चीज से क्लिंग करते हैं। वे नहीं चाहते कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वे हैं। वे उन्हें अलग भी नहीं देखना चाहते। उदाहरण के लिए, उत्पन्न होने के बाद वे नहीं चाहते कि चीजें सीस हों। हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करने के बाद वे दुख नहीं चाहते। यदि दुख उत्पन्न होता भी है तो वे चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द चला जाए, लेकिन और भी अच्छा हो यदि यह बिल्कुल उत्पन्न ही ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस शरीर और माइंड को अपने रूप में या अपने से संबंधित होने के रूप में देखते हैं और इसलिए वे डिमांड करते हैं कि वे चीजें उनकी इच्छाओं का पालन करें। इस तरह की सोच एक ऐसा बांध या दीवार बनाने जैसी है जिसमें पानी को बाहर निकलने के लिए कोई आउटलेट ना हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि बांध टूट जाता है। और इस तरह की सोच के साथ भी ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने देखा कि इस तरह से सोचना दुख का कारण है। इस कारण को देखकर भगवान बुद्ध ने इसे छोड़ दिया। यह दुख के कारण का आर्य सत्य यानी नोबल ट्रूथ है। दुख के सच, इसका कारण, इसका सेसेशन और उस सेसेशन की ओर ले जाने वाला रास्ता, लोग ठीक यहीं पर स्टक हैं। यदि लोगों को अपने डाउट्स को दूर करना है तो यह ठीक इसी पॉइंट पर है। ये देखकर कि ये चीजें केवल रूप और नाम हैं या कॉर्पोरियलिटी और मेंटालिटी हैं, यह ऑब्वियस हो जाता है कि वे कोई बीइंग, कोई व्यक्ति, कोई हम या कोई पर्सन नहीं है। वे केवल नेचर के नियमों का पालन करते हैं। हमारी प्रैक्टिस चीजों को इस तरह से जानने की है। हमारे पास वास्तव में इन चीजों को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। हम वास्तव में उनके मालिक नहीं हैं। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश दुख का कारण बनती है, क्योंकि वे वास्तव में कंट्रोल करने के लिए हमारे नहीं हैं। न तो शरीर और न ही माइंड सेल्फ या अन्य हैं। यदि हम इसे वैसा ही जानते हैं जैसा यह वास्तव में है, तो हम क्लियरली देखते हैं। हम सच को देखते हैं। हम इसके साथ एक हो जाते हैं।
यह भट्ठी में गर्म किए गए लाल गर्म लोहे के टुकड़े को देखने जैसा है। यह हर जगह गर्म है, चाहे हम इसे ऊपर नीचे या किनारों पर टच करें, यह गर्म है। चाहे हम इसे कहीं भी टच करें, यह गर्म है। आपको चीजों को इसी तरह देखना चाहिए। ज्यादातर जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हम अटेन करना, अचीव करना, जानना और देखना चाहते हैं, लेकिन हम अभी तक नहीं जानते कि हम क्या अचीव करने या जानने जा रहे हैं। एक बार मेरा एक शिष्य था जिसकी प्रैक्टिस कंफ्यूजन और डाउट से घिरी हुई थी, लेकिन उसने प्रैक्टिस करना जारी रखा और मैं उसे निर्देश देता रहा जब तक कि उसे कुछ शांति नहीं मिलने लगी। लेकिन जब वह अंततः थोड़ा शांत हो गया तो वह फिर से अपने डाउट्स में फंस गया, यह कहते हुए, मैं आगे क्या करूं? वहां कंफ्यूजन फिर से उत्पन्न होता है। वह कहता है कि उसे शांति चाहिए, लेकिन जब उसे यह मिल जाती है तो वह इसे नहीं चाहता। वह पूछता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए इस प्रैक्टिस में हमें हर काम डिटैचमेंट के साथ करना चाहिए। हमें डिटैच कैसे होना है? हम चीजों को क्लियरली देखकर डिटैच होते हैं। शरीर और माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे ही जाने जैसे वे हैं। हम शांति पाने के लिए मेडिटेट करते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम वह देखते हैं जो शांत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवमेंट माइंड का नेचर है। समाधि की प्रैक्टिस करते समय हम नाक के सिरे या ऊपरी होंठ पर अंदर और बाहर आने वाली सांसों पर अपना अटेंशन फिक्स करते हैं। माइंड को फिक्स करने के लिए उसे लिफ्ट करने को वितक या लिफ्टिंग अप कहा जाता है। जब हमने इस प्रकार माइंड को लिफ्ट कर लिया है और एक ऑब्जेक्ट पर फिक्स हो गए हैं, तो इसे विचार कहा जाता है। नाक के सिरे पर सांस का कॉन्टेम्पलेशन। विचार की यह क्वालिटी नेचुरली अन्य मेंटल सेंसेशंस के साथ मिल जाएगी और हम सोच सकते हैं कि हमारा माइंड स्थिर नहीं है, कि यह शांत नहीं होगा, लेकिन वास्तव में यह केवल विचार का काम है क्योंकि यह उन सेंसेशंस के साथ मिलता है। अब यदि यह गलत दिशा में बहुत दूर चला जाता है तो हमारा माइंड अपनी कलेक्टेडनेस खो देगा। इसीलिए तब हमें माइंड को नए सिरे से स्थापित करना होगा। इसे वितक्क के साथ कंसंट्रेशन के ऑब्जेक्ट तक ऊपर उठाना होगा। जैसे ही हम इस प्रकार अपना अटेंशन स्थापित करते हैं, विचार हावी हो जाता है, विभिन्न मेंटल सेंसेशंस के साथ मिल जाता है। अब जब हम ऐसा होते हुए देखते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की कमी हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है, मेरा माइंड क्यों भटक गया है? मैं चाहता था कि यह स्थिर रहे, यह स्थिर क्यों नहीं है? ये अटैचमेंट के साथ प्रैक्टिस करना है। वास्तव में माइंड केवल अपने नेचर का पालन कर रहा है, लेकिन हम माइंड को स्थिर रखने की चाहत करके और यह सोचकर कि यह स्थिर क्यों नहीं है, उस एक्टिविटी में कुछ और जोड़ देते हैं। अवर्जन उत्पन्न होता है और इसलिए हम इसे बाकी सभी चीजों में जोड़ देते हैं। अपने डाउट्स को बढ़ाते हैं, अपने दुख को बढ़ाते हैं और अपने कंफ्यूजन को बढ़ाते हैं। इसलिए यदि विचार है जो इस तरह से माइंड के भीतर होने वाली विभिन्न घटनाओं पर विचार कर रहा है, तो हमें बुद्धिमानी से विचार करना चाहिए। आह, माइंड बस ऐसा ही है। वहां यह वन हु नोज बात कर रहा है, आपको चीजों को वैसे ही देखने के लिए कह रहा है जैसे वे हैं। माइंड बस ऐसा ही है। हम उसे उसी पर लेट गो कर देते हैं और माइंड शांत हो जाता है। जब यह अब सेंटर्ड नहीं रहता है तो हम एक बार फिर वितक को सामने लाते हैं और जल्द ही फिर से शांति हो जाती है। वितक और विचार इस तरह एक साथ काम करते हैं। हम उत्पन्न होने वाले विभिन्न सेंसेशंस का कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए विचार का उपयोग करते हैं। जब विचार धीरे धीरे अधिक बिखर जाता है तो हम एक बार फिर वितक्क के साथ अपना अटेंशन लिफ्ट करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पॉइंट पर हमारी प्रैक्टिस डिटैचमेंट के साथ की जानी चाहिए। विचार की प्रोसेस को मेंटल सेंसेशंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखकर हम सोच सकते हैं कि माइंड कंफ्यूज्ड है और इस प्रोसेस के प्रति एवर्स हो सकते हैं। यही कारण है हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइंड स्थिर रहे। यह कारण है रॉन्ग व्यू। यदि हम अपने व्यू को थोड़ा सा भी सही कर लें,
इस एक्टिविटी को केवल माइंड के नेचर के रूप में देखकर तो इतना ही कंफ्यूजन को शांत करने के लिए पर्याप्त है। इसे लेटिंग गो कहा जाता है। अब यदि हम अटैच नहीं होते हैं, यदि हम लेटिंग गो के साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिविटी के भीतर डिटैचमेंट और डिटैचमेंट के भीतर एक्टिविटी, यदि हम इस तरह से प्रैक्टिस करना सीखते हैं तो नेचुरली विचार के पास काम करने के लिए कम चीजें होंगी। यदि हमारा माइंड डिस्टर्ब होना बंद कर देता है तो विचार धम्म का कॉन्टेम्पलेशन करने की ओर झुकेगा, क्योंकि यदि हम धम्म का कॉन्टेम्पलेशन नहीं करते हैं तो माइंड फिर से डिस्ट्रैक्शन की ओर लौट आता है। इसीलिए पहले वितक्क है, फिर विचार, वितक्क फिर विचार, वितक्क फिर विचार, और इसी तरह जब तक कि विचार धीरे धीरे अधिक सटल नहीं हो जाता। शुरू में विचार हर जगह जाता है। जब हम इसे केवल माइंड की नेचुरल एक्टिविटी के रूप में समझते हैं तो यह हमें परेशान नहीं करेगा जब तक कि हम इससे अटैच न हो जाएं। यह बहते हुए पानी की तरह है। यदि हम इसके प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यह पूछते हुए कि यह क्यों बहता है, तो नेचुरली हम दुख सहते हैं। यदि हम समझते हैं कि पानी केवल इसलिए बहता है क्योंकि वह इसका नेचर है तो कोई दुख नहीं है। विचार ऐसा ही है। पहले वितक्क है, फिर विचार, जो मेंटल सेंसेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है। हम इन सेंसेशंस को अपने मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। उन सेंसेशंस को नोट करके माइंड को शांत कर सकते हैं। यदि हम माइंड के नेचर को इस तरह जानते हैं तो हम लेट गो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी को बहने देते हैं। विचार अधिक से अधिक सटल हो जाता है। शायद माइंड शरीर का कॉन्टेम्पलेशन करने की ओर झुकता है, या उदाहरण के लिए मृत्यु का, या धम्म के किसी अन्य थीम का। जब कॉन्टेम्पलेशन का थीम सही होता है तो वेल बीइंग की एक फीलिंग उत्पन्न होगी। वह वेल बीइंग क्या है? यह पीति यानी रैप्चर है। पीति वेल बीइंग उत्पन्न होती है। यह रोंगटे खड़े होने, ठंडक या हल्केपन के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। माइंड इनरैप्ट है, इसे पीति कहा जाता है। इसमें प्लेजर, सुख, विभिन्न सेंसेशंस का आना जाना भी है, और एकाग्रता, रमण या वन पॉइंटेडनेस का स्टेट भी है। अब यदि हम कंसंट्रेशन के पहले स्टेज के संदर्भ में बात करें तो यह इस तरह होना चाहिए: वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। तो दूसरा स्टेज कैसा है? जैसे जैसे माइंड उत्तरोत्तर अधिक सटल होता जाता है, वितक्क और विचार तुलनात्मक रूप से अधिक कोर्स हो जाते हैं ताकि उन्हें त्याग दिया जाए। केवल पीति, सुख और एकाग्रता को छोड़ दिया जाए। यह कुछ ऐसा है जो माइंड अपने आप करता है। हमें इसके बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस चीजों को वैसे ही जानना है जैसे वे हैं। जैसे जैसे माइंड अधिक रिफाइंड होता जाता है, अंततः पीति को बाहर फेंक दिया जाता है। केवल सुख और एकाग्रता को छोड़ दिया जाता है, और इसलिए हम उस पर ध्यान देते हैं। पीति कहाँ जाती है? यह कहीं नहीं जाती है। बस बात यह है कि माइंड अधिकाधिक सटल हो जाता है ताकि यह उन क्वालिटीज को बाहर फेंक दे जो इसके लिए बहुत कोर्स हैं। जो कुछ भी बहुत कोर्स है वह उसे बाहर फेंक देता है, और यह इस तरह तब तक बाहर फेंकता रहता है जब तक कि यह सबटलिटी के पीक पर न पहुंच जाए, जिसे किताबों में चौथे झान के रूप में जाना जाता है, एब्जॉर्प्शन का सबसे ऊंचा लेवल। यहां माइंड ने उत्तरोत्तर जो कुछ भी इसके लिए बहुत कोर्स हो जाता है उसे त्याग दिया है, जब तक कि केवल एकाग्रता और उपेक्षा न रह जाए। इसके आगे कुछ नहीं है, यह लिमिट है। जब माइंड समाधि के स्टेजेस को विकसित कर रहा होता है तो उसे इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कृपया हमें प्रैक्टिस के बेसिक्स को समझने दें। हम माइंड को स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन यह स्थिर नहीं होगा। यह डिजायर से प्रैक्टिस करना है, लेकिन हम इसे रियलाइज नहीं करते। हमारे पास शांति की डिजायर है। माइंड पहले से ही डिस्टर्ब्ड है, और फिर हम इसे शांत करने की चाहत करके चीजों को और डिस्टर्ब कर देते हैं। यह चाहत ही कारण है। हम यह नहीं देखते कि माइंड को शांत करने की यह चाहत तणहा यानी क्रेविंग है। यह बोझ को बढ़ाने जैसा है। हम जितनी अधिक शांति की डिजायर करते हैं, माइंड उतना ही अधिक डिस्टर्ब्ड हो जाता है, जब तक कि हम बस हार नहीं मान लेते।
हम अंत में हर समय लड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं और खुद से स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस बात पर विचार नहीं करते कि हमने माइंड को कैसे सेटअप किया है। जान लें कि माइंड की कंडीशंस बस वैसी ही हैं जैसी वे हैं। जो कुछ भी उत्पन्न होता है, बस उसे ऑब्जर्व करें। यह केवल माइंड का नेचर है। यह तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि हम इसके नेचर को नहीं समझते। ये खतरनाक नहीं है यदि हम इसकी एक्टिविटी को वैसे ही देखते हैं जैसी ये है। इसलिए हम वितर्क और विचार के साथ प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि माइंड शांत ना होने लगे और कम फोर्सफुल ना हो जाए। जब सेंसेशंस उत्पन्न होते हैं तो हम उनका कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। हम उनके साथ घुल मिल जाते हैं और उन्हें जानने लगते हैं। हालांकि आम तौर पर हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि शुरू से ही हम माइंड को शांत करने के लिए डिटरमिन्ड होते हैं। जैसे ही हम बैठते हैं, विचार हमें परेशान करने लगते हैं। जैसे ही हम अपना मेडिटेशन ऑब्जेक्ट सेटअप करते हैं, हमारा अटेंशन भटक जाता है। माइंड सभी विचारों के पीछे भटक जाता है, यह सोचकर कि वे विचार हमें डिस्टर्ब करने आए हैं। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम यहीं से उत्पन्न होती है, उस चाहत से ही। यदि हम देखते हैं कि माइंड केवल अपने नेचर के अनुसार बिहेव कर रहा है, कि यह नेचुरली इस तरह आता और जाता है, और यदि हम इसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हम इसके तरीकों को काफी हद तक एक बच्चे के समान समझ सकते हैं। बच्चे कुछ बेहतर नहीं जानते, वे हर तरह की बातें कह सकते हैं। यदि हम उन्हें समझते हैं, तो हम बस उन्हें बात करने देते हैं। बच्चे नेचुरली वैसे ही बात करते हैं। जब हम इस तरह लेट गो करते हैं, तो बच्चे के साथ कोई ऑब्सेशन नहीं होता है। हम अपने मेहमानों से बिना डिस्टर्ब हुए बात कर सकते हैं, जबकि बच्चा बकबक करता है और आसपास खेलता है। माइंड ऐसा ही है। यह तब तक हार्मफुल नहीं है जब तक कि हम इसे पकड़ न लें और इसके प्रति ऑब्सेस्ड न हो जाएं। यही परेशानी का असली कारण है। जब प्रीति उत्पन्न होती है, तो कोई एक अवर्णनीय प्लेजर फील करता है, जिसकी सराहना केवल वे ही कर सकते हैं जो इसे एक्सपीरियंस करते हैं। सुख उत्पन्न होता है और वन पॉइंटेडनेस की क्वालिटी भी होती है। वहां वितक, विचार, पीति, सुख और एकाग्रता है। ये पांचों क्वालिटीज एक ही जगह पर कन्वर्ज होती हैं। भले ही वे अलग अलग क्वालिटीज हैं, वे सभी एक ही जगह पर कलेक्टेड हैं और हम उन सभी को वहां देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ही कटोरे में कई अलग अलग तरह के फल देखना। वितक, विचार, पीति, सुख और एकाग्रता, हम उन सभी को एक ही माइंड में देख सकते हैं, सभी पांचों क्वालिटीज को। यदि कोई पूछे वितक कैसे है, विचार कैसे है, पीति और सुख कैसे हैं, तो उत्तर देना कठिन होगा। लेकिन जब वे माइंड में कन्वर्ज होते हैं, तो हम खुद ही देखेंगे कि यह कैसा है। इस पॉइंट पर हमारी प्रैक्टिस कुछ खास हो जाती है। हमारे पास रिकलेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और खुद को खोना नहीं चाहिए। चीजों को वैसे ही जाने जैसी वे हैं। ये मेडिटेशन के स्टेजेस हैं। माइंड की क्षमता। प्रैक्टिस के संबंध में किसी भी बात पर डाउट ना करें। भले ही आप जमीन में धंस जाएं या हवा में उड़ जाएं या बैठते समय मर भी जाएं, इस पर डाउट ना करें। माइंड की क्वालिटीज जो भी हों, बस जानने वाले के साथ रहें। यह हमारा बेस है। सती यानी रिकलेक्शन और संपजन यानी सेल्फ अवेयरनेस का होना, चाहे खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों। जो कुछ भी उत्पन्न हो, बस उसे रहने दें, उसे क्लिंग ना करें। चाहे वे पसंद हो या नापसंद, हैप्पीनेस हो या दुख, डाउट हो या निश्चितता, विचार के साथ कॉन्टेम्पलेट करें और उन क्वालिटीज के परिणामों को मापें। हर चीज पर लेबल लगाने की कोशिश न करें, बस उसे जानें। देखें कि माइंड में उत्पन्न होने वाली सभी चीजें केवल सेंसेशंस हैं। वे ट्रांजिएंट हैं। वे उत्पन्न होती हैं, मौजूद रहती हैं और सीज हो जाती हैं। उनके लिए बस इतना ही है। उनका कोई सेल्फ या बीइंग नहीं है। वे न तो हम हैं और न ही वे स्वयं हैं। वे क्लिंगिंग के लायक नहीं हैं, उनमें से कोई भी नहीं। जब हम इस तरह से विजडम के साथ सभी रूप और नामशों को देखते हैं, तो हम पुराने रास्तों को देखेंगे। हम माइंड की ट्रांजिएंस, शरीर की ट्रांजिएंस, हैप्पीनेस, दुख,
प्रेम और घृणा की ट्रांजिएंस को देखेंगे। वे सभी इम्परमानेंट हैं। यह देखकर माइंड थक जाता है, शरीर और माइंड से थक जाता है, उन चीजों से थक जाता है जो उत्पन्न होती हैं और सीस होती हैं और ट्रांसिएंट हैं। जब माइंड डाइसएन्चेंटेड हो जाता है तो वह उन सभी चीजों से बाहर निकलने का रास्ता तलाशेगा। वह अब चीजों में स्टक नहीं रहना चाहता। वह इस दुनिया की अपर्याप्तता और जन्म की अपर्याप्तता को देखता है। जब माइंड इस तरह देखता है, हम जहां भी जाते हैं, हम अनिच्छन, ट्रांसियंस, दुखम, इम्परफेक्शन और अनत्ता, ओनरलेसनेस देखते हैं। पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। चाहे हम किसी पेड़ के नीचे बैठें, पहाड़ की चोटी पर या किसी घाटी में, हम भगवान बुद्ध की टीचिंग सुन सकते हैं। सभी पेड़ एक जैसे लगेंगे, सभी प्राणी एक जैसे होंगे, उनमें से किसी के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। वे उत्पन्न होते हैं, कुछ समय के लिए मौजूद रहते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। वे सभी। इस प्रकार हम दुनिया को अधिक क्लियरली देखते हैं। इस शरीर और माइंड को अधिक क्लियरली देखते हैं। वे ट्रांजिएंस के प्रकाश में अधिक क्लियर हैं, इम्परफेक्शन के प्रकाश में अधिक क्लियर हैं और ओनरलेसनेस के प्रकाश में अधिक क्लियर हैं। यदि लोग चीजों को मजबूती से पकड़ते हैं तो वे दुख सहते हैं। इस तरह दुख उत्पन्न होता है। यदि हम देखते हैं कि शरीर और माइंड बस वैसे ही हैं जैसे वे हैं, तो कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि हम उन्हें मजबूती से नहीं पकड़ते हैं। हम जहां भी जाएंगे हमारे पास विजडम होगी। यहां तक कि एक पेड़ को देखकर भी हम विजडम के साथ उस पर विचार कर सकते हैं। घास और विभिन्न कीड़ों को देखना रिफ्लेक्शन के लिए भोजन होगा। जब बात आती है तो वे सभी एक ही नाव में सवार होते हैं। वे सभी धम्म हैं। वे हमेशा ट्रांसिएंट हैं। यह सच है, यह सच्चा धम्म है, यह निश्चित है। यह कैसे निश्चित है? यह इस मायने में निश्चित है कि दुनिया वैसी ही है और कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि हम इस तरह से देख सकते हैं तो हमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। बौद्ध धर्म में व्यू के संबंध में यह कहा जाता है कि यह फील करना कि हम दूसरों से अधिक मूर्ख हैं सही नहीं है। यह फील करना कि हम दूसरों के बराबर हैं सही नहीं है। और यह फील करना कि हम दूसरों से बेहतर हैं सही नहीं है, क्योंकि कोई हम है ही नहीं। यह ऐसा ही है। हमें अहंकार को जड़ से उखाड़ना होगा। इसे लोकविदु कहा जाता है। दुनिया को क्लियरली वैसा ही जानना जैसी वह है। यदि हम इस प्रकार सच को देखते हैं तो माइंड खुद को पूरी तरह से जान लेगा और दुख के कारण को काट देगा। जब कोई कारण नहीं रह जाता है तो रिजल्ट्स उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़नी चाहिए। जिन बेसिक्स को हमें विकसित करने की आवश्यकता है वे हैं: पहला, सीधा और ईमानदार होना। दूसरा, गलत काम करने से सावधान रहना। तीसरा, अपने दिल में विनम्रता का गुण होना, अलग रहना और कम में संतुष्ट रहना। यदि हम स्पीच और अन्य सभी चीजों के संबंध में कम में संतुष्ट हैं तो हम खुद को देखेंगे, हम डिस्ट्रैक्शंस में नहीं खींचेंगे। माइंड में सील, समाधि और पन्या का फाउंडेशन होगा। इसलिए पाथ के साधकों को लापरवाह नहीं होना चाहिए। भले ही आप सही हों, लापरवाह ना हों, और यदि आप गलत हैं तो भी लापरवाह ना हों। यदि चीजें अच्छी चल रही हैं या आप हैप्पी फील कर रहे हैं तो लापरवाह ना हों। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि लापरवाह ना हों? क्योंकि ये सभी चीजें अनिश्चित हैं। उन्हें इसी रूप में नोट करें। यदि आप शांति पाते हैं तो बस उस शांति को रहने दें। आप वास्तव में इसमें इंडल्ज होना चाह सकते हैं, लेकिन आपको बस इसका सच जानना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अनप्लेजेंट क्वालिटीज के लिए। माइंड की यह प्रैक्टिस प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है। शिक्षक केवल माइंड को ट्रेन करने का तरीका बताता है, क्योंकि वह माइंड प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। हम जानते हैं कि वहां क्या है। कोई और हमारे माइंड को उतनी अच्छी तरह नहीं जान सकता जितना हम जान सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए इस तरह की ईमानदारी की आवश्यकता होती है। इसे ठीक से करें, इसे आधे अधूरे मन से न करें। जब मैं कहता हूं इसे ठीक से करें, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको खुद को थका देना है? नहीं, आपको खुद को थकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस माइंड में की जाती है।
यदि आप ये जानते हैं तो आप प्रैक्टिस को जान जाएंगे। आपको बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर रिफ्लेक्ट करने के लिए बस प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स का उपयोग करें। अब रेंज रिट्रीट आधा बीत चुका है। अधिकांश लोगों के लिए कुछ समय बाद प्रैक्टिस को धीमा होने देना नॉर्मल है। वे शुरू से अंत तक कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। यह दिखाता है कि उनकी प्रैक्टिस अभी तक मैच्योर नहीं हुई है। उदाहरण के लिए, रिट्रीट की शुरुआत में किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को निर्धारित करने के बाद, चाहे वह कुछ भी हो, हमें उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। इन 3 महीनों के लिए प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट बनाएं। आप सभी को कोशिश करनी चाहिए। आपने जो भी प्रैक्टिस करने का निश्चय किया है, उस पर विचार करें और रिफ्लेक्ट करें कि क्या प्रैक्टिस धीमी पड़ गई है। यदि ऐसा है, तो इसे फिर से स्थापित करने का एफर्ट करें। प्रैक्टिस को आकार देते रहें, ठीक वैसे ही जैसे जब हम सांस पर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही सांस अंदर और बाहर जाती है, माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तब सांस पर अपना अटेंशन फिर से स्थापित करें। जब आपका अटेंशन फिर से भटक जाए, तो इसे एक बार फिर वापस लाएं। यह वैसा ही है। शरीर और माइंड दोनों के संबंध में प्रैक्टिस इसी तरह आगे बढ़ती है। कृपया इसके साथ एफर्ट करें